गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग फोकस बैच में एग्रोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे फोकस बैच करके एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें मैंने एग्रोनॉमी का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी पार्ट 1 में टोटल हम लोग 6 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किए थे। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। फिर आपका कोई डाउट है तो आप उससे भी कमेंट बॉक्स या फिर हमारे ग्रुप में, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं जब आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपके सेमेस्टर में छोटा सा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अगर आप कोई वाटर को अपने फील्ड में अप्लाई कर रहे हो तो उसके क्वालिटी तो होनी चाहिए, किस टाइप की क्वालिटी के आप वाटर यूज कर रहे हो अपने फील्ड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्या क्वालिटी होना चाहिए वाटर में? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट। देखिए पहले तो आप समझिए, ये सॉल्यूबल सॉल्ट जो है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल सॉल्ट, एक होते हैं आपके हेवी सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट क्या हो गया? सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या हैं? नॉर्मल सॉल्ट है। हेवी सॉल्ट की बात करें, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या हो गया? हेवी सॉल्ट हो गया। अब मज़े की बात, यदि आपका जो नॉर्मल सॉल्ट है वो एक लिमिट से अधिक हो गया, अगर आपके जो इरिगेशन वाटर है उसमें नॉर्मल सॉल्ट जो है वो एक लिमिट से अधिक हो गया, तो ये क्या करेगा? परमानेंट विल्टिंग कॉज करेगा। आई होप आपको परमानेंट विल्टिंग का मतलब पता होगा। यदि आपने ऑस्मोसिस पढ़ रखा है तो इसका मतलब भी आपको पता होगा। प्लांट क्या होंगे? ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू विल्टिंग। तो ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट में। और हेवी सॉल्ट यदि आपके इरिगेशन वाटर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, तो ये आपके प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आपके इरिगेशन वाटर में जो सॉल्युबल सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो एक लिमिट तक ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये भी आपके इरिगेशन वाटर का एक क्वालिटी है। दूसरा, प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, सोडियम का यदि कंसंट्रेशन आपके इरिगेशन वाटर में 5% या 5% से कम है तो वो जो है वो आपके सॉइल के लिए, आपके प्लांट के लिए बेनिफिट है। बट यही सोडियम का कंसंट्रेशन यदि 10% के आसपास है या 10% से ज़्यादा है तो ये आपके प्लांट, आपके सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है कि आपके इरिगेशन वाटर में सोडियम का परसेंटेज क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। इमेजिन करो कि आप जो वाटर को इरिगेशन के पर्पज से यूज कर रहे हो अपने फील्ड में, अगर उस इरिगेशन वाटर में सेडिमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका प्लास्टिक हो सकता है या फिर आपके सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टोन हो सकता है। तो वो यदि आपके फील्ड में चला गया तो क्या होगा? आपके फील्ड में जो पोर होंगे, अरे भाई सॉइल में पोर्स होते हैं ना, जिसको हम एरेशन बोलते हैं, जिसकी मदद से प्लांट के रूट क्या करते हैं? एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जरा सोचो कि ये सेडिमेंट आपके फील्ड में चला गया तो क्या होगा? ये जो पोर्स हैं आपके सॉइल में वो बंद हो जाएंगे, और जब ये बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एरेशन की कैपेसिटी भी सॉइल की लो हो जाएगी, है ना। तो ये भी ज़रूरी है कि जो सेडिमेंट का कंसंट्रेशन है वाटर में वो बहुत लो होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ बोरोन, बोरोन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर कंसंट्रेशन जो है बोरोन का वो एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो हमारे रूट को की जो ग्रोथ है उसको ये डैमेज करेगा। तो ज़रूरी है कि जो बोरोन का कंसंट्रेशन है वो एक लिमिट में हो ताकि हमारे प्लांट का जो ग्रोथ है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट, इरिगेशन वाटर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम क्लीन एरिया। अब ऐसा ना हो कि आप इरिगेशन वाटर ऐसे जगह से ले रहे हो जहाँ पे बहुत डस्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब काउ डंग, एनिमल डंग, वेस्टेज वगैरह प्रेजेंट है, वहाँ से यदि आप इरिगेशन वाटर को लोगे तो वो आपके मिट्टी को डैमेज करेगा, आपके प्लांट में कई तरह के डिजीज़ कॉज करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि जो आप इरिगेशन वाटर ले रहे हो वो किसी क्लीन एरिया से लीजिए, है ना, जहाँ पे वाटर साफ़ सुथरा है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके इरिगेशन वाटर में होना चाहिए। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है? डिफाइन वाटर लॉगिंग एंड इल इफेक्ट। वाटर लॉगिंग क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं? आप सबको पता है वाटर लॉगिंग क्या होता है। वाटर लॉगिंग, बस मेरी बात पे फोकस कीजिए, लिखा हुआ बाद में पढ़िएगा। वाटर लॉगिंग का क्या मतलब होता है? अगर सपोज आपके फील्ड में एक लिमिट से ज़्यादा वाटर भर गया हो, सपोज इतना ज़्यादा रेनफॉल हो गया कि आपके जो ये फील्ड है उसमें आपने जो क्रॉप लगाया हुआ है इससे ज़्यादा क्या हो गया, वाटर भर गया, तो इससे क्या होगा कि भाई आपकी जो मिट्टी है वो तो सेचुरेटेड होंगे ही होंगी, साथ में इसमें एरेशन की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी, जिसके वजह से आपके रूट ग्रोथ भी डैमेज हो जाएंगे, रूट ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारे वाटर है वो एक लेवल से अधिक हो जाता है। ठीक है, क्या बोलता है? द सॉइल हुज सरफेस लेयर आर सेचुरेटेड विथ वाटर इज कॉल्ड लॉगिंग। सरफेस वाटर क्या हो गया? सेचुरेटेड हो गया, तो उसको हम लोग वाटर लॉगिंग बोलते हैं। और एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? रेजिंग ऑफ वाटर टेबल। जो आपका वाटर टेबल है वो एक लिमिट से अधिक हो गया तो उसको भी हम लोग वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए अब इसके क्या इफेक्ट हैं। वाटर लॉगिंग के क्या इफेक्ट है? डिफिकल्टी इन कल्टीवेशन ऑपरेशन। यदि आपकी मिट्टी जो है वो वाटर लॉगिंग का शिकार हो गया है या फिर उसमें जो आपकी सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप टिलेज वगैरह या फिर कोई ऐसा एग्रीकल्चर जो आप यूज़ करते हो अपने नॉर्मल पर्पस में, टिलेज हो गया, आपका होरोइंग हो गया, वो सब आप यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। रेज ऑफ सॉल्ट इन सरफेस लेयर। आपके जो सरफेस लेयर है वहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। प्लांट में कई तरह के डिजीज हो जाएंगे। अब क्योंकि एरेशन नहीं हो पा रहा है, ऊपर में पूरा वाटर फील है, तो जाहिर सी बात है कि आपके रूट भी ग्रो नहीं करेंगे, सॉइल का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या इफेक्ट होते हैं वाटर लॉगिंग के। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन मेन सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया। इंडिया में जो वाटर के मेन सोर्स क्या है जिसको हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? तो सरफेस वाटर, इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर क्या हो गया? ऐसे वाटर जिसको हम सरफेस से लेते हैं, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर हो गया, स्टोरेज रिजर्वायर हो गया। ठीक है, ग्राउंड वाटर की बात करें तो ओपन वेल, ट्यूब वेल, एस्ट्रियन वेल, स्प्रिंग्स और इनफिल्ट्रेशन, ये सारे जो हैं वो ग्राउंड वाटर के सोर्स है और ये सारे सरफेस वाटर के सोर्स हैं। तो आप इसको एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज इरिगेशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। मैं आपको समझाता हूँ, फिगर भी दिखाऊंगा, बट सबसे पहले मुझे तो आप ये बतलाइए इरिगेशन से आप क्या समझते हो, सिंचाई क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अपने खेत में, आपके अपने अपने फील्ड में बहुत सारे क्रॉप को ग्रो कर रखा है, ठीक है, और आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है और उसी टाइम रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, उसी टाइम क्या हो गया? रेनफॉल हो गया, तो क्या इसे आप इरिगेशन बोलोगे? क्या ये इरिगेशन है? नो, इरिगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो क्रॉप लगाया है उसको रेनफॉल की वजह से पानी मिल गया, ये इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन में आप एक वर्ड जरूर इंक्लूड करोगे जब डेफिनेशन लिखोगे। इरिगेशन डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप आर्टिफिशियली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये वर्ड आपने इंक्लूड नहीं करा है तो आपका पूरा जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। इरिगेशन हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम लोग क्रॉप को वाटर आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी नल की मदद से, किसी मशीन से आपने वाटर को खींचा नलकूप से और उसको आपने फील्ड में छोड़ दिया, तो आर्टिफिशियली हम किसी क्रॉप को यदि वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन देखिए, सबसे पहले वो होता है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या होता है? ऐसा इरिगेशन जिसको हम लोग ऊपर से देते हैं, ठीक है, ऐसा इरिगेशन जिसको हम लोग ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, सरफेस के ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, उसे सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी पॉइंट है, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ कि सरफेस इरिगेशन होता क्या है। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है? ऐसा इरिगेशन जिसको हम लोग सॉइल के नीचे से देते हैं,
ठीक है, नीचे से प्रोवाइड करेंगे एज अ मॉइस्चर फॉर्म में। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके वाटर फिल भरे हुए हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आपने प्लांट को कल्टीवेट किया हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो सॉइल होंगी वो मॉइस्ट होंगी, है ना, मॉइस्ट होंगी ना भाई, इसके वाटर की वजह से। और इसी मॉइस्चर को ये प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इस पे हमने क्या किया, वाटर को सॉइल के अंदर से प्रोवाइड किया, तो ये क्या हो गया, सब इरिगेशन, है ना, सब सरफेस इरिगेशन हो गया, जहाँ पे हम लोग वाटर को सॉइल के अंदर से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बॉर्डर इरिगेशन क्या होता है। देखिए बॉर्डर इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो अपने फील्ड होते हैं उसको कई सारे पैरेलल स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फील्ड को हमने कई सारे पैरेलल स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। और इसमें एक मज़े की बात, जब आप पैरेलल स्ट्रिप डिवाइड करोगे तो ये ज़रूरी है कि ये वाला पोर्शन अपवर्ड होना चाहिए और ये वाला पोर्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, ताकि वाटर का मूवमेंट पूरा इजीली हो सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉर्डर इरिगेशन, जहाँ पे हमको प्लॉट को अलग अलग स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक बेसिन इरिगेशन। आप इस फिगर को देखिए, आपको समझ आ जाएगा चेक बेसिन इरिगेशन क्या होता है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लॉट बना देते हैं अपने फील्ड में, और ये मोस्टली उस एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे जो वाटर का रिटेनिंग कैपेसिटी है ना, जो मॉइस्चर की रिटेनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लो है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप बना देते हैं। और इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि अब जब यहाँ पे हम इरिगेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वाटर कुछ देर तक रुकेगा, और कुछ देर तक जब वाटर रुकेगा तो वो फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, चेक बेसिन इरिगेशन, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लॉट बना दिए हैं और इसमें इन्होंने वाटर को भर रखा है। वाटर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रो इरिगेशन, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। और देखिए फिगर को, आपको समझ आ जाएगा, आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा अपने गाँव में, है ना। जो मोस्टली फार्मर क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे फ्रो बना देते हैं और वाटर को इसमें छोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग फ्रो इरिगेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर आ गया मॉडर्न इरिगेशन। आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट मॉडर्न इरिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक आपका ड्रिप इरिगेशन और एक होता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। देखिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन मोस्टली ऐसे एरिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं जहाँ पे वाटर की बहुत हद तक कमी है ना। आप मोस्टली इज़राइल हो गया, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो देखिए ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, आप इस फिगर को देखिए और आप इजी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, ये प्रेशर गैसेज है, और यहाँ से फिर वाटर को सप्लाई किया, और यहाँ से फिर यहाँ पे यहाँ से छोड़ा, और यहाँ पे देखिए पाइप लगा हुआ है, और यहाँ से देखिए एक हर एक क्रॉप के पास पाइप गया हुआ है, और वहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, है ना, ये पाइप गया हुआ है, यहाँ पे क्रॉप लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे वाटर टप टप करके गिरते रहता है। तो ये क्या हो गया, ड्रिप इरिगेशन। तो यहाँ से भी वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा में बचत हो रही है ना। नेक्स्ट आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, एक ऐसा ये एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि प्लांट को ऐसा लगे ना कि रेनफॉल हो रहा है, जैसे रेनफॉल होता है ना, उसी तरह के कंडीशन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। आप इस फिगर को देखिए, है ना, इस तरीके से हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन को देते हैं। आपने पक्का इसके नाम सुने होंगे। आप इस देखिए यहाँ पे, यही हो गया स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो प्लीज़ आप इस सारे टर्म को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसमें बताने वाला कोई खास बात है नहीं। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है मैंने बता दिया। यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है कौन सा पाइप यूज़ होता है, नोजल क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ वीड। आप सबको पता है खरपतवार क्या होता है। वीड क्या होता है, देखिए बोलता है कि वीड एक अनवांटेड प्लांट है और अनडिजायरेबल प्लांट है जो कहीं भी ग्रो कर जाता है, जबकि वहाँ पे उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए वीड ऐसा नहीं है कि आपका केवल आर्जिमोन मैक्सिकाना ही एक वीड है। वीड कोई भी हो सकता है। जैसे देखिए ये आपका एक प्लॉट है,
यहाँ पे आपने वीट की खेती की है, ठीक है, और बीच में एक सोयाबीन का प्लांट उग गया, तो ये सोयाबीन हमारे लिए क्या हो गया, एक वीड हो गया। क्यों? क्योंकि इस सोयाबीन के प्लांट का हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे उग आया, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, वीड हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को वीड का मतलब समझ में आया होगा। यह एक अनवांटेड प्लांट है, अनडिज़ायरेबल प्लांट है, जो कहीं भी अपने मन से उग जाता है और इसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये इंटरफेयर करता है हमारे वाटर रिसोर्सेस में, हमारे लैंड में, हमारे फार्मर को भी ये काफ़ी हद तक ये डिमेरिट पहुंचाता है, क्योंकि आपके नॉर्मल क्रॉप से कंपटीशन करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी को ये काफ़ी हद तक लॉस करेगा, जिससे फार्मर को भी फेस करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीट के क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला बोलता है टॉलरेंट एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। वीट जो है वो हर तरह के क्लाइमेट कंडीशन को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अग्रेसिव इन नेचर। जो वीड्स होते हैं ना, वो आपके नॉर्मल क्रॉप के तुलना अधिक फास्ट ग्रो करेंगे, ठीक है, तो इनका जो नेचर होता है वो एग्रेसिव होता है। कॉम्पिटिटिव नेचर, ये कॉम्पिटिटिव करते हैं आपके मेन क्रॉप से न्यूट्रिएंट के लिए और वाटर के लिए, ठीक है, तो जो आपके वीड्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आता है सिमिलर मॉर्फोलॉजी। आपने एक वीड सुना होगा जो कि आपके मोस्टली वीड के खेत में उग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गेहूं का मामा भी बोलते हैं। प्लीज़ आप उसका नाम लिख के बताओगे, उसको, उस वीड को क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गेहूं का मामा भी बोलते हैं। बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि गेहूं का मामा किसे बोलते हैं। उसको आप ना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कुछ। वो एक ऐसा वीड है जिसको आप इनिशियल स्टेज में एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये हमारा वीट का प्लांट है या फिर ये उस वीड है, ठीक है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। केवल आप उसके रूट को देख के पहचान सकते हो कि ये एक वीड है, तो ठीक है, तो प्लीज़ आप उस वीड का नाम मुझे बताओगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा, बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट में वो वीड का नाम बताओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उस वीड का नाम जब कमेंट में लिखोगे ना, तो आपको वो वीड का नाम याद रहेगा, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट होता है सीड मल्टीप्लिकेशन। देखिए, वीड्स एक ऐसा प्लांट होते हैं ना जिनकी सीड, एक सीड आपने लगाया है या फिर ये एक सीड से प्लांट तैयार हुआ और ये हज़ारों की संख्या में सीड को मल्टीप्लाई कर सकता है। एक प्लांट से हज़ार की संख्या में भी सीड आपको मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, अपने आप को फैला लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वीड के, 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप ये बुलेट पॉइंट बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड बेस्ड ऑन लाइफ स्पॉन एंड प्रीडोमिनेंस। देखिए, लाइफ स्पॉन के बेसिस पे वीड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेनियल। एनुअल क्या होता है? एनुअल ऐसे वीड जो अपना लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम समय में कंप्लीट कर ले। अब 1 साल का मतलब ये नहीं कि केवल 12 महीना में ही अपने आप को कंप्लीट करेगा, हो सकता है ये 8 महीना में कर ले, लेकिन 1 साल से अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले, उसको एनुअल वीड बोलते हैं। बाइनियल, जिसका लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट हो, फर्स्ट ईयर में अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करेगा, सेकेंड ईयर में जाके ये फूल फल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो इसको बाइनियल वीड बोलते हैं। थर्ड आता है आपका पेरेनियल। पेरेनियल वीड क्या होता है? ऐसे वीड जिसका लाइफ साइकिल 3 साल से अधिक हो, तो 3 साल से जब अधिक का लाइफ साइकिल होगा तो उसको हम लोग पेरेनियल वीड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीडोमिनेंस के बेसिस पे क्या क्या हो। देखिए, प्रीडोमिनेंस के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट वीड और फैकल्टेटिव वीड। ऑब्लिगेट वीड का क्या मतलब है? ऐसे वीड जिनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सपोज आप रोटी खाना पसंद करते हो, मेरे एग्जाम्पल को समझिएगा। सपोज आप रोटी खाना पसंद करते हो और समहाउ ऐसा सिचुएशन आया कि आपके घर में रोटी नहीं है और उस कंडीशन में चावल बना हुआ है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे चावल खा लोगे। तो वो क्या हो गया? फैकल्टेटिव वीड, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि आपके घर में केवल और केवल
रोटी आप खाना पसंद करते हो बट रोटी नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको ऑब्लिगेट विड बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि ये नहीं है तो दूसरा है, तो वो क्या हो गया, फैकल्टेटिव विड या फिर फैकल्टेटिव। और अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये चाहिए तो चाहिए, नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या हो गया, ऑब्लिगेट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब समझ आ गया होगा। अब देखते क्या होता है विड। बोलता है ऑब्लिगेट वीड ऐसे वीड होते हैं जो केवल और केवल मेन और उसके एग्रीकल्चर फील्ड में ही उगते हैं, मतलब आपके घर के आसपास आपके फील्ड में ही ग्रो करेंगे। ठीक है, तो उसको ऑब्लिगेट वीड बोलते हैं। और ये कभी भी आपके वाइल्ड फॉर्म में, जंगलों में या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे ह्यूमन का कोई हैबिटेशन नहीं है, वहाँ पे ये नहीं पाया जाता है। जैसे कि चिनोपोडियम एल्बम, जिसको हम लोग बथुआ बोलते हैं, तो बथुआ का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, चिनोपोडियम एल्बम। तो आई होप आप लोगों को ऑब्लिगेट वीड समझ आया होगा। सिंपल सी बात है, ऐसा वीड जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में आपके घरों के आसपास उगता है उसको ऑब्लिगेट वीड बोलते हैं। और फैकल्टेटिव वीड ऐसे वीड जो आपके घरों के आसपास भी उग जाते हैं, आपके खेतों में भी उग जाते हैं और ये जंगलों में भी पाए जाते हैं, उसको हम लोग फैकल्टेटिव वीड बोलते हैं। जैसे कि आपका आर्जिमोन मैक्सिकाना, इसका कॉमन नेम क्या है, सत्यानाशी। तो सत्यानाशी का साइंटिफिक नेम आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो इस आप क्या कर सकते हो, एक एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज एनिडेशन। एनिडेशन का क्या मतलब है। एनिडेशन कुछ इस तरह का प्रोसेस है, सपोज कि ये क्या है, आपका रूम रेंट है, जहाँ पे आप रहते हो आपका रूम है, इसके एक ओनर होंगे, मालिक होंगे, तो और ये आप हो। अब जरा सोचो ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। मकान मालिक ने आपको घर दिया तो आप रह रहे हो, बदले में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, इसको मनी प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनिडेशन। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने बगल वाले क्रॉप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन शो करते हैं, मतलब सहजीवी संबंध शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, तो उसको एनिडेशन बोलते हैं। जैसे कि ये आपका क्रॉप है, बगल में दूसरा क्रॉप आपने लगा रखा है, तो दोनों का आपस में कुछ ऐसा रिलेशन है कि इसका एक फ़ायदा इसको होता है, इसका एक फ़ायदा इसको होता है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिडेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोपैथी। अब ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आप क्रॉप लगाए हो और यहाँ पे दूसरा क्रॉप लगा है, तो ये जो क्रॉप है वो दूसरे क्रॉप को डैमेज करेगा कुछ ऐसे केमिकल को छोड़ के। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन बिटवीन द क्रॉप स्पीसीज इन इंटरक्रॉपिंग एंड सिक्वेंशनल क्रॉपिंग थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस और टॉक्सिन। है ना, क्या बोला कि जो आपका क्रॉप है वो क्रॉप क्या किया है, कुछ ऐसे केमिकल को सीक्रेट कर दिया कि वो दूसरे क्रॉप को डैमेज पहुंचा दिया, उसके ग्रोथ को अफेक्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका एलोपैथी कहलाता है। जैसे कि आपका सनफ्लावर भी एलोपैथी नेचर को शो करता है, सोरगम भी आपका एलोपैथी नेचर को शो करता है, वालनट, पीच, ये ऐसे प्लांट है जो कि कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, और अगर आपने इसके साथ कोई दूसरे क्रॉप को लगा रखा है तो उसको ये डैमेज पहुंचाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना। इसके टाइप क्या है, देखिए इसके दो टाइप हैं, एक होता है ट्रू एलोपैथी, एक होता है फंक्शनल एलोपैथी। ट्रू एलोपैथी का क्या मतलब है, ये डायरेक्ट, जैसे ये प्लांट है, ये आपका दूसरा प्लांट है, ये डायरेक्ट क्या किए, कुछ केमिकल रिलीज किए और इसको ये डैमेज पहुंचा दिया। अब फंक्शनल, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू एलोपैथी, जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, आपके प्लांट को डैमेज कर रहा है। लेकिन फंक्शनल एलोपैथी क्या होता है, सपोज आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था आपका, सनफ्लावर ना। सपोज यहाँ पे आपने सनफ्लावर की खेती की है, बाद में आपने क्या किया, इसको हार्वेस्ट कर लिया, इसको आपने काट लिया। ठीक है, और इसके कुछ ऐसे, जैसे कुछ रूट का पार्ट हो गया, फिर कुछ इसका प्रिकर्सर यहाँ पे आपके फील्ड में प्रेजेंट है ना, और फिर जस्ट आपने दूसरा यहाँ पे क्रॉप को लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि ये जो प्रिकर्सर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में अपने आप को एक्टिव कर लेंगे और आपके क्रॉप को डैमेज करेंगे। इसलिए हम लोग ऐसे क्रॉप जो एलोपैथी नेचर के होते हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद उस फील्ड को कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है, ताकि इनके जो इफेक्ट हैं वो
खत्म हो जाएं फिर हम दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे। आया समझ में? तो इसको हम लोग फंक्शनल एलिलोपैथी बोलते हैं। तो आई होप दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ट्रू का मतलब आपके क्रॉप को डायरेक्ट वो टॉक्सिन रिलीज करके अफेक्ट करेंगे। फंक्शनल में उसके प्रिकर्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में अपने आप को एक्टिव करेंगे और देन आपके क्रॉप को वो डैमेज पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपना लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देखे भी होंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। तो बोलता है डिफाइन एरेबल क्रॉप, एले क्रॉप, कैश क्रॉप, नर्स क्रॉप, सीक्वेंस क्रॉप, है ना, और रिले क्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो एक एक करके हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एरेबल क्रॉप क्या होता है। एरेबल क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको प्रिपरेटरी टिलेज, मतलब आप बिना टिलेज किए हुए इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते, आपको अपने फील्ड में टिलेज ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको एरेबल क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि पोटैटो, राइस, मेज, इसको क्या आप बिना टिलेज किए कल्टीवेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे क्रॉप को एरेबल क्रॉप बोलते हैं और आपके मोस्ट ऑफ द क्रॉप एरेबल क्रॉप ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होता है? बोलता है सच एरेबल क्रॉप विच आर ग्रो इन एले पैसेज फॉर्म बाय ट्री और श्रब। समझ नहीं आया? चलिए इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ट्री है, यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ पे भी ट्री लगा हुआ है, और इस ट्री के प्रेजेंस में बीच में जो गैप बन गया इसको हम लोग एले बोलते हैं। अरे गली, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एले बोलेंगे। और इस एले में आपने क्या किया है? कुछ क्रॉप को कल्टीवेट किया है। ठीक है, और इस क्रॉप को आपने कल्टीवेट किया तो इसका एडवांटेज क्या है? देखिए आपने इस क्रॉप को यहाँ पे कल्टीवेट किया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एले क्रॉपिंग, जो हम लोग एले में कल्टीवेट करते हैं। अरे भाई ये 2 प्लांट है, 2 प्लांट के बीच में क्या बना? गैप बना, उस गैप को क्या बोलते हैं? एले बोलते हैं। और इस एले में आपने क्या किया है? क्रॉप को कल्टीवेट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? एले क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या पहले आप समझिए। सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट में जो लीफ है वो क्या करेंगे? आपके फील्ड में गिरेंगे। ये फील्ड में जब गिरेंगे फिर डिकम्पोज होंगे तो ये क्या करेंगे? ग्रीन लीफ मैन्योर की तरह एक्ट करेंगे, और ये आपके क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये ग्रीन लीफ मैन्योर की जो भरपाई है वो उसकी भी पूरी कर रहा है ना। तो एले क्रॉपिंग ये होता है। ठीक है, 2 प्लांट्स के बीच में हमने जो एले बना है उसमें हमने क्या किया? क्रॉप को कल्टीवेट किया, उसको एले क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में आपको एले क्रॉपिंग क्या होता है? एग्जाम्पल पोटैटो, वुड, गिंगर, और भी एग्जाम्पल है बट आप 3 याद रखें काफ़ी है। कैश क्रॉप क्या होता है? देखिए कैश नाम से पता चल रहा है तो ऐसे क्रॉप जिसको हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं और उसका मकसद, उसका एम क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे जूट, कॉटन, टोबैको। ठीक है, नर्स क्रॉप। अब पहले तो आप ये समझिए, डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पे अगर आपने डेफिनेशन सही से पढ़ रखा है तो आपके सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे नर्स, नर्स क्या करती है? आप जब हॉस्पिटल में रहते हो तो नर्स आपको प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करती है, प्रॉपर आपका केयर करती है। जस्ट कुछ ऐसे क्रॉप भी होते हैं जो इस तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे सच क्रॉप हेल्प इन द नॉरिशमेंट ऑफ अदर क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप जो दूसरे क्रॉप को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए छाया प्रोवाइड करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नर्स क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि पी में आपका राई, कॉपी में आपका ज्वार, तो ये क्या है? आपस में नर्स बिहेवियर को शो करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? नर्स क्रॉप बोलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस या सीक्वेंशियल क्रॉप। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप। ठीक है, याद रखिएगा, सीक्वेंशियल क्रॉप को हम लोग नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप भी बोलते हैं। अब क्यों नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं? यहाँ पे देखिए एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को ओवरलैप नहीं कर रहा है। पहले तो डेफिनेशन समझिए क्या होता है। सपोज आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले आलू कल्टीवेट किया। ठीक है, फिर आलू जैसे कल्टीवेट किया फिर उसको आपने हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट करने के जस्ट तुरंत बाद आपने यहाँ पे मेज़ लगा दिया।
ठीक है। फिर मेज को आप हार्वेस्ट करोगे, फिर जस्ट तुरंत यहाँ पे कुछ और क्रॉप लगा दोगे, मूंग लगा दोगे, उड़द लगा दोगे। तो ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस सीक्वेंस में आप यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंशियल क्रॉप। यहाँ पे आप देखो कोई क्रॉप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हार्वेस्ट ऑफ मेज पोटैटो ही सोन है ना, यहाँ पे आपने मेज को हार्वेस्ट किया, पोटैटो को आप सोन कर दो। जैसे कि यहाँ पे मेज को आपने लगाया था, उसको हार्वेस्ट किया, सेकेंड टाइम क्या करो, जस्ट आप वहाँ पे पोटैटो लगा दो, है ना। यहाँ पे देख लो ना, सोइंग हार्वेस्टिंग, फिर सोइंग, फिर यहाँ पे हार्वेस्टिंग, फिर यहाँ पे सोइंग होगा, फिर यहाँ पे हार्वेस्टिंग होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप। तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अब कुछ ऐसे भी क्रॉप होंगे जो ओवरलैपिंग बिहेवियर को शो कर रहे होंगे। बिल्कुल, आप देखिए उसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, है ना। रिले क्रॉपिंग को हम लोग ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपने एक क्रॉप को कल्टीवेट किया है, ठीक है, और कल्टीवेट कर लिया, अब वो मैच्योर हो गया, अब वो हार्वेस्टिंग फेज में आने वाला है। तो हार्वेस्टिंग फेज आने से जस्ट पहले आप वहाँ पे कुछ दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट कर दो। जैसे देखिए यहाँ पे आपने एक क्रॉप को लगाया, और जब वो हार्वेस्ट करने का टाइम उसका आया, उस हार्वेस्ट करने से पहले आप वहाँ पे दूसरे क्रॉप को लगा दो, ठीक है, आया समझ में। फिर उसको हार्वेस्ट कर लो, फिर जब उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो वहाँ पे दूसरे क्रॉप को लगा दो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका मूंग, ठीक है, मूंग को आप जैसे हार्वेस्ट करने वाले होंगे तो उससे पहले मेज लगा दीजिए, मेज को हार्वेस्ट करने वाले होंगे उससे पहले पोटैटो लगा दीजिए, पोटैटो को हार्वेस्ट करने वाले होंगे उससे पहले आप व्हीट को लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग सॉल क्रॉपिंग क्या होता है, और इसी को हम लोग सॉलिड प्लांटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलता है, कल्टीवेशन, कल्टी होगा ना, आई होगा ना, यहाँ पे देखिए, कल्टीवेशन ऑफ वन क्रॉप वैरायटी अलोन इन प्योर स्टैंड। अरे छोड़ो, मेरी बात समझो, लिखा हुआ बाद में पढ़ना। यहाँ पे आपका एक फील्ड है, अब इस फील्ड में आपने एक ही वैरायटी, जैसे कोई वैरायटी आपका है ना, तो उसी वैरायटी के क्रॉप को इस पूरे फील्ड में कल्टीवेट किया है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही वैरायटी है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ अलग अलग वैरायटी को लाके आपस में कल्टीवेट कर दिया है, नहीं। अगर कोई आर नाम का एक वैरायटी है तो इसी वैरायटी को आपने इस पूरे फील्ड में कल्टीवेट किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल क्रॉपिंग, या इसी को दूसरा नाम से हम लोग सॉलिड प्लांटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है आपका मोनोकल्चर, मोनोकल्चर फिर उसको मोनोक्रॉपिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक क्रॉप को पूरे फील्ड में कल्टीवेट करते हैं। तो जब आप एक क्रॉप को पूरे फील्ड में कल्टीवेट करते हो तो उसको हम लोग मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्रॉप को आपने पूरे फील्ड में कल्टीवेट किया है। लेकिन जब आप एक क्रॉप की वैरायटी को पूरे फील्ड में कल्टीवेट करते हो तो उसको हम लोग सॉल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9135300256, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।